हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल भर्ती में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक रिक्रूटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो अनुभाग है सतीश धवन स्पेस सेंटर सार, जो श्री हरिकोटा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो उसके बारे में हम जल्दी जल्दी आप लोग को ब्रीफ कर दे रहे हैं। कौन कौन सा ट्रेड, कौन कौन सा डिसिप्लिन के छात्र इसमें जो एस्पायरेंट है फॉर्म भरेंगे, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में सारा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे ताकि आपको सभी वीडियो समय से मिल जाएगा। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसरो है हमेशा समय समय पर वैकेंसी निकालती रहती है और बहुत अच्छा संस्थान है। काम करना इसमें बहुत अच्छा है और एक गर्व की बात है इसमें भी काम करना। भारत सरकार का ये एक स्वायत्त संस्था है जो कि इंडियन स्पेस के लिए काम करती है। दोस्तों इसमें हमेशा वैकेंसी आती रहती है। पिछले भी बहुत सारा वीडियो इस पे बना हुआ है जिसमें वैकेंसी इसरो में आई हुई है। लेकिन ये इसरो का SHAR जो सार सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्री हरिकोटा में है, वहाँ के लिए ये वैकेंसी है। दोस्तों मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या इसमें है, मैं सारा डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो जो ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं इसमें उस सभी पोस्टों की बात कर लेंगे जो कि टेक्निकली होंगे ITI डिप्लोमा पे, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें मैं पोस्ट का नाम बताता चल जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या पद है, क्या क्या है। इसमें पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ, ऊपर रिक्ति की संख्या दिया हुआ, फिर रिजर्वेशन दिया हुआ, फिर क्वालिफिकेशन दिया हुआ। ये एक बना हुआ है कॉलम। इसमें सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी का पोस्ट है, 2 पोस्ट है, एक जनरल का है, एक SC का है कैंडिडेट। इसमें जो भी डिप्लोमा किए होंगे उस संकाय से, उस डिसिप्लिन से, सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी से, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 2 सीट है इसमें, एक जनरल के लिए, एक EWS के लिए, जिसमें से एक पद PWD कैंडिडेट के लिए है। और जिसमें से आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी कैंडिडेट होंगे वो फॉर्म भरेंगे। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 2 पोस्ट है। दोनों पोस्ट आपको एक जनरल कैटेगरी के लिए है और एक अनुसूचित जनजाति ST के लिए है। दोस्तों इसमें भी आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए आपके उसी डिसिप्लिन में जिस डिसिप्लिन का पोस्ट है। जैसे कि आपको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप डिप्लोमा किए होंगे तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी फिर आगे पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का एक पोस्ट है, आरक्षित है, अनारक्षित है जनरल के लिए। और इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से आपको डिप्लोमा होना चाहिए। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है डिप्लोमा, 5 सीट है, 2 जनरल का, एक SC बैकलॉग का, एक ST का, एक EWS का है, जिसमें 5 सीट में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे होंगे या जो कैंडिडेट डिप्लोमा पास किए होंगे वो मतलब इसमें एलिजिबल हैं। साथ में बात कर लेते हैं आगे का कंप्यूटर साइंस का है। ये भी आपको कंप्यूटर साइंस में 3 पोस्ट है, एक जनरल का, एक SC का, एक EWS का। BS इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए इसमें था। दोस्तों लेवल की बात कर लेते हैं, पैसे की बात कर लेते हैं वेतन का। तो इसमें लेवल 7 का जॉब है जो 44,900 रुपये बेसिक सैलरी है इसमें। और लेवल 7 में आपको 44,900 के बाद अन्य भत्ते आपको मिलेंगे इसमें। तो ये लेवल 7 का जॉब के बारे में बता रहे हैं। फिर भौतिकी है, इसमें भी आपको भौतिकी का जो 2 पोस्ट है, एक जनरल का, एक SC का है, उसमें आपको BSc फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक होना चाहिए। और एक पोस्ट PWD कैंडिडेट के लिए है। तो PWD कैंडिडेट देख लेंगे कि उनको किस श्रेणी में वो है और एलिजिबल है या नहीं। फिर आपको भौतिकी का एक पोस्ट और है अनारक्षित, और उसमें BSc फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक होने। और इसमें ये क्या है, स्थल में थोड़ा सा अलग जगह पर है, BRLS बालासोर उड़ीसा के लिए पोस्टिंग है फिजिक्स का ही। आगे बात कर लेते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट A का है। लाइब्रेरी में जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास किए होंगे लाइब्रेरी से ब्लिस और मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में किए होंगे वो 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, एक जनरल का, एक SC कैटेगरी का है, जिसमें एक PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें कुछ दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं नोट में। पद कोड मतलब पोस्ट कोड 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए डिप्लोमा न्यूनतम 3 साल का होना चाहिए, मतलब लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरेंगे इसमें। और पोस्ट कोड 2, 3, 4, 5 में डिप्लोमा 3 साल के होने के साथ साथ पोस्ट कोड 2 से 9 में जो भी दिव्यांगता वाले कैंडिडेट हैं
कार्यात्मक आवश्यकता SC ST BN RB, ये थोड़ा सा एक फंक्शनल दिया हुआ है कि आप किस फंक्शनल से हैं, उसी फंक्शनल में आपका दिव्यांगता होना चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सभी कैंडिडेट देख लेंगे, PWD कैंडिडेट जो भी होंगे। साथ में आप बात कर लेते हैं लेवल 3 के जॉब के बारे में। ITI डिप्लोमा का जो भी जॉब होगा, डिप्लोमा का तो ऊपर में वर्णन कर दिया, और अब नीचे बात करते हैं जिसमें ITI का जो कॉलम और जो भी हमारे लेवल 3 का जॉब है, जो 2000 ग्रेड पे का जॉब है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2000 ग्रेड पे में दोस्तों आप लोगों को पता है 21,700 रुपये बेसिक पे है 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार, और उसके साथ आपको अन्य भत्ता मिलेगा, महंगाई भत्ता, TA TPT, हाउस रेंट या जो भी सुविधाएं मिलती है, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, ये सब सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार इसमें भी मिलती है। केमिकल का पोस्ट है, रसायन का 10 पोस्ट है, 5 पोस्ट जनरल का है, 3 OBC का है और 2 EWS का है। आपको इसमें क्वालिफिकेशन का थोड़ा इसमें देख लेंगे। क्वालिफिकेशन इसमें ITI होना चाहिए, ITI होना चाहिए केमिकल से, अटेंडेंट केमिकल ऑपरेटर से, और फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से होना चाहिए, या मेंटेनेंस मैकेनिक से होना चाहिए, केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इतना ट्रेड में आपको ITI होना चाहिए, तब आप 10 पोस्ट जो रसायन का है, केमिकल का, उसके लिए एलिजिबल हैं। आगे अब बात कर लेते हैं कि कौन सा पोस्ट है। इसमें रसायन के जो दूसरे यूनिट के लिए है, रासायनिक PCR यूनिट के लिए एक पोस्ट है, क्वालिफिकेशन वही होना, उस इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है सेम। फिर इलेक्ट्रीशियन का 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट में 3 जनरल का, 2 OBC का, 1 EWS का है। ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए आपको इसमें। इलेक्ट्रीशियन PCR यूनिट के लिए भी 2 और इलेक्ट्रीशियन, मतलब आपको 6 2 8 पोस्ट के लिए हो गया, जिसमें अनारक्षित एक, मतलब जनरल कैंडिडेट का 1 पोस्ट है, EWS का 1 है। आपको ITI NCVT और NSC या अप्रेंटिस इसमें होना ज़रूरी है। फीटर के लिए बात कर लेते हैं। पोस्ट कोड 15 है फीटर का, 17 पोस्ट है फीटर का, 8 जनरल का, OBC का 6, बैकलॉग वैकेंसी 6 में से 1 है, और EWS का 3 वैकेंसी है, जिसमें से 2 पोस्ट दिव्यांग जो PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए है, और उसमें ITI होना चाहिए, NSC फीटर ट्रेड से होना चाहिए। तो आप लोग देख लेंगे जो जो कैंडिडेट इसमें ITI किए होंगे फीटर ट्रेड से वो भर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसरो एज लिमिट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट आपको 18 से 35 साल मिल जाती है। 18 से 35 साल के लिए एज लिमिट आपको मिलती है, मतलब आप फॉर्म भरने के लिए बहुत हद तक एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि 35 साल बहुत होता है। और फिर बात कर लेते हैं फीटर का, एक PCR यूनिट के लिए, फिर रासायनिक यूनिट के लिए 2 पोस्ट है, एक जनरल का, एक EWS का, जिसमें ITI फीटर ट्रेड से होना चाहिए, वही ट्रेड है तो वही क्वालिफिकेशन भी होगा। फिर मशीनिस्ट ट्रेड का 3 है, जो 2 जनरल का, एक EWS का, जिसमें ITI मशीनिस्ट ट्रेड से आपको होना चाहिए, NSC मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, या ITI NTC होना चाहिए आपको उसी ट्रेड में। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 13 सीट है, 6 जनरल का, 5 OBC का और 2 EWS का। ITI आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। PWD का 1 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, डीजल मैकेनिक का 3 पोस्ट है, 2 जनरल का, 1 OBC का पोस्ट है। ITI इन डीजल मैकेनिक जो आपको पास होना है, और आप अगर आपके पास डीजल मैकेनिक का सर्टिफिकेट है तो आप 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यंत्र मैकेनिक जो है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट जनरल का है, आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से ITI होना चाहिए इसमें दोस्तों। फिर प्लम्बर का 1 सीट है, 2 सीट है, जिसमें 1 जनरल का, 1 OBC का, ITI इन प्लम्बर ट्रेड होना चाहिए 2 साल का। और आगे बात कर लेते हैं पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक का पोस्ट है, 7 पोस्ट है इसमें, 3 जनरल, 3 OBC, बैकलॉग 1 सीट है OBC में, ST का 1 बैकलॉग वैकेंसी है, जिसमें ITI आपको पंप ऑपरेशन कम मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए। ITI पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड से ITI होना चाहिए, पोस्ट कोड 22 के लिए, जो पंप ऑपरेटर का है 7 पोस्ट के लिए। फिर भारी चालक लाइसेंसधारी डीजल मैकेनिक, दोस्तों इसमें डीजल मैकेनिक विथ HVD लाइसेंस 3 पोस्ट है, 2 जनरल कैंडिडेट के लिए है और 1 OBC कैंडिडेट के लिए। उसमें आपको क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ITI NTC होना चाहिए डीजल मैकेनिक ट्रेड से, और वेरी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस पोस्ट के लिए। फिर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का 1 सीट है जनरल के लिए, ITI आपको RAC ट्रेड से होना चाहिए इसमें। आपको मैं बात कर लेता हूँ आगे जो पोस्ट है, सिविल की पोस्ट है, 2 पोस्ट है इसमें, 1 पोस्ट जनरल की है, 1 OBC की, जिसमें 1 आपको जो भी कान से संबंधित दिव्यांगजन होगा, बहरापन होगा, उनको इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको ITI होना चाहिए, ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से इसमें ITI होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट कोड 26 का जो मैकेनिकल का है, 1 पोस्ट है अनारक्षित है, और ITI होना चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आपको आए। और दोस्तों एक इसमें बताया गया है कि पोस्ट कोड 11 से 26 में 10 जो वैकेंसी हो एक सर्विसमैन के लिए है,
तो एक सर्विसमैन के जो भी कैंडिडेट होंगे जो एलिजिबल होंगे वो फॉर्म भरेंगे इसके लिए। आगे बात कर लेते हैं कि जो एज का लिमिट है और जो भी इसमें क्राइटेरिया है उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। फॉर्म कैसे भरना है, आयु में क्या छूट दिया गया है। दोस्तों 18 से 35 साल एज है और 18 से 35 साल एज है सभी पोस्ट के लिए इसमें, चाहे वो ग्रुप बी का पोस्ट हो चाहे ग्रुप सी का पोस्ट हो, 18 से 35 साल है। आपको इसमें जो भी भत्ता मिलता है और उसके साथ आपको महंगाई भत्ता के साथ साथ अन्य भत्ता भारत सरकार का जो होता है उसमें वो मिलेगा आपको। जैसे कि आपको 30,814 रुपये प्रति माह मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता ये मिला के इतना होगा, प्लस अन्य भत्ता जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस और जो भी होता होगा वो आपको इसमें जोड़ के दिया जा रहा है। और जो आपका टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन ड्राफ्टमैन बी का जो पोस्ट है उसके लिए ये है। और उसका जो आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट का, साइंटिफिक असिस्टेंट का, टेक्नीशियन असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें प्रति माह 63,758 रुपये प्रति माह आपका वेतन बनेगा। तो बहुत अच्छा सैलरी के साथ है ये पद। और जो भी कैंडिडेट होगा आयु में वो भारत सरकार को जो नियम है उसके अनुसार आपको छूट मिलेगा, एज रिलैक्सेशन। और आगे बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एप्लीकेशन फ़ी है। तो जो दो पोस्ट कोड 2 से 10 तक है उसमें 750 रुपये आपको देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म भरने के बाद। और उसके बाद जो पोस्ट कोड 11 से 26 है उसमें आपको 100 रुपया मात्र देना पड़ेगा और 100 रुपया है। हालांकि शुरू में सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य 500 रुपये आवेदन प्रक्रिया शुल्क होगा। प्रक्रिया शुल्क उन अभ्यर्थियों के लिए प्रतिदेय होगा जो लिखित परीक्षा में हाजिर होंगे, जैसे नीचे है। मतलब कि जो एक रूल है उसके अनुसार आपको देना पड़ेगा। नॉन रिफंडेबल 100 रुपया है, इसमें 500 रुपया कटेगा, बाकी का जो आगे का ट्रेड टेस्ट होगा उसमें वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो महिला कैंडिडेट होंगी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे, भूतपूर्व सैनिक होंगे, उनके लिए छूट दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये सब चीज़ है। आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑलरेडी उतना ही रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप फॉर्म का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको उसके साथ साथ फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको रंगीन फ़ोटो 6 माह पुराना, फिर सारा सिग्नेचर और जो भी आपको विकलांगता सर्टिफिकेट है या भूतपूर्व प्रमाण पत्र है सैनिक का, वो होना चाहिए। आवेदन भरते समय आपको सभी दस्तावेज रहना चाहिए, स्कैन कॉपी वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। ये सभी दस्तावेज आप रेडी करके जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। लिखित परीक्षा इसरो का आप लोग पैटर्न जानते हैं, सिलेबस जानते हैं। इसमें क्या आपको इस रिटन सीबीटी होता है, सीबीटी होने के बाद आपको फिर ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट होता है, इसमें आपको ट्रेड टेस्ट में आपको पास होना एकदम अनिवार्य है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे दोस्तों कि हाँ। और एक चीज़ जान लेंगे कि 80 क्वेश्चन आएगा। 80 क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, जिसमें 240 नंबर का रहेगा और ट्रेड टेस्ट 100 नंबर का होगा। तो ट्रेड टेस्ट में सिर्फ पास होना है, बाकी आपका मेरिट जो है आपके जो सीबीटी होगा उसी के आधार पर बनेगा इसमें। तो ध्यान रखेंगे कि किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं। आप उसका ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ेंगे, साइंस से पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ जो भी होगा आप पढ़ के रेडी रहेंगे अपने सिलेबस के अनुसार। और फॉर्म भरते समय अपने नज़दीकी सेंटर में आप फॉर्म भर लेंगे। जैसे कि आपको गुंटूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, बहुत सारा सेंटर है। आप वहाँ पे अपने सुविधा अनुसार फॉर्म भर लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम देने में। जो भी कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूं कि www.sar.gov.in पे जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ से आप जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा या फॉर्म एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा, फ्लो चार्ट वहाँ से देख लेंगे। एप्लीकेशन एक बार फिर डाउनलोड कर लेंगे PDF, और फिर आप फॉर्म भरेंगे ताकि पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार की गलती होने की गुंजाइश ना रहे। साथ में मैं बता दूं लास्ट डेट कब है। वेबसाइट पे 26/4 मतलब 26 अप्रैल से शुरू हो जा रहा है फॉर्म भरने का, और 16/5 मतलब 16 मई 2023 तक, मतलब इसी माह से शुरू हो रहा है 26 तारीख से। और अगले माह के 16/5/2023 को आपको ये फॉर्म भरना है शाम के 5 बजे तक, ना कि रात को 11 बजे तक। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों। फॉर्म समय से भर दें और उसका प्रिंट आउट ज़रूर रखेंगे ताकि भविष्य में काम देगा। और जो भी आपका क्वेरी होगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे, आपको ज़रूर बताया जाएगा कि हाँ आप किस पोस्ट के लिए आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई भी फॉर्म भरने में या समझने में, तो आप कमेंट कर ज़रूर करें। आपको सही से एकदम जल्दी जवाब दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और दोस्तों जो भी सरकारी एम्प्लॉय होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे ताकि उनको भविष्य में किसी प्रकार की ज्वाइनिंग प्रोसेस में या
कोई किसी भी प्रकार के ज्वाइनिंग या रिलीविंग में दिक्कत ना हो। इसलिए इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोग फॉर्म भरें, और आपके लिए बेस्ट विशेज है कि आप इसमें सफलता प्राप्त करें और बहुत आगे जाएं, और सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। कोई भी दिक्कत हो ज़रूर आप कमेंट करेंगे और देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे, ताकि आपको भविष्य में सारे अपडेट मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप हमारे जो भी जानकारी है उससे संतुष्ट होंगे। आप फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर जाएं, एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर लें, पढ़ें, समझें, दिक्कत हो कमेंट करें, तब आप फॉर्म भरें ताकि कोई दिक्कत ना हो। और आपके लिए बेस्ट विशेज है। जय हिंद, जय भारत।